नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज किसी को फोमो तो नहीं हुआ। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको लग रहा है कि पार्टी चल रही है, लोग हंस बोल रहे हैं और कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा है। आपको लगता होगा कि सभी आपको इग्नोर मार रहे हैं। आज योग वालों को कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि चैनलों पर उन्हें कम जगह मिली, या टीका वालों को लगा कि योग वालों को ज्यादा मिल गई, उन्हें कम मिली, या उन दोनों की जगह नेताओं को ज्यादा मिल गई। आपने सुना तो होगा कि मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ता हूँ, पर आज आप अपने ही हाथ से अपने पैरों को जोड़ने वाले हैं इसको करते समय, लेकिन सुगमता से करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना। संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को ऐलान किया कि 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा। 6 साल तो अकेला ही मना, लेकिन इस बार भारत में योग दिवस का एक कॉम्बो वेरिएंट लॉन्च हो गया, योग प्लस टीका। चैनलों के स्क्रीन पर योग और इंजेक्शन के दृश्य एक दूसरे को धकियाकर अपनी जगह बनाते रहे। पहले आज के दिन नेताओं के साथ साथ एक या दो ही योग गुरु छाए रहते थे। लगता था कि इन योग गुरु के अलावा कोई दूसरा नहीं है। लेकिन आज एक या दो योग गुरु को भी टीका के विशेषज्ञों के साथ अपनी जगह साझा करनी पड़ रही थी। आपको कोविड-19 का टीका लग रहा है जी? जिन लोगों ने पैसे देकर टीका लगाए हैं, उन्हें मुफ्त टीका अभियान के दिन फोमो हो गया होगा कि सब फ्री में लगा रहे हैं और उनके पैसे कट गए। योग गुरु ने टीका पर भाषण दिया तो टीका गुरु ने योग पर। 4, 5 डबल वैक्सीनेशन की डोज और इधर योग आयुर्वेद की डबल डोज। जब ये दोनों साथ लगेगी तो ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार होगा जिसको कोई वेग न पाएगा, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो ब्रह्मास्त्र आपके भीतर तैयार हो जाएगा कि आप सभी लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज और सभी बहुत प्रकार की जो इनक्योरेबल डिजीज है, अलग अलग प्रकार से लोग सफर कर रहे हैं, वो सब अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हम सब अब तक जान गए हैं कि योग एक प्रकार से वैज्ञानिक पद्धति है और ये हमारे तन को, मन को, आत्मा को सबको तृप्ति करती है। इसलिए इसको अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। भारत में 16 जनवरी के दिन टीका अभियान शुरू होता है। उसे दुनिया का सबसे बड़ा टीका अभियान बताया जाता है, लेकिन जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा अभियान कई मोर्चों पर लड़खड़ाने लगा। हालत यह हो गई कि उसे संभालने के लिए प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा 11 से 14 अप्रैल के बीच एक टीकोत्सव लॉन्च किया गया। टीकोत्सव को लेकर भी विज्ञापनबाजी हुई, लेकिन वह भी फ्लॉप रहा। टीका लेने लोग आए मगर टीका नहीं था। जैसा कि पहले के जमाने में होता था, शहर के एक पिक्चर हॉल में आधी पिक्चर चल जाती थी तो उसकी रील दूसरे पिक्चर हॉल को भेजी जाती थी। इस बीच कभी भी लेट हो जाता था तो सरकारी विज्ञापन चलने लगता था और दर्शक गुस्से में सीटी बजाने लग जाते थे। आसपास लाखों लोगों को मरते देख लोग टीका के लिए बेचैन हो उठे। टीका लेने के लिए भगदड़ मच गई। टीका था ही नहीं। टीका केंद्र बंद होने लगे। राज्य बनाम केंद्र का विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने टीका के ऑर्डर से लेकर कीमत तय करने की फाइल मांग ली। कुल मिलाकर इतना ज्यादा घिचपिच हो गया कि ठीक करने का कोई नया सिरा मिल ही नहीं रहा था। इसलिए अब एक नई तारीख आई, एक नया कट ऑफ डेट आया, नया प्रस्थान बिंदु, ताकि पीछे के विवादों और उनसे जुड़ी जवाबदेही के सवालों से छुटकारा मिले। एक तरह से 21 जून टीका अभियान की नई तारीख बन जाता है। अब यहां से टीका अभियान नई उम्मीद, नए सवालों के साथ देखा जाएगा। मैं इसे चांद तारा रणनीति कहता हूं। पहले चांद दिखाओ, कोई कहे कि चांद तो दिख नहीं रहा तो उसे तारे दिखाओ, फिर जब कहे कि तारे नहीं दिख रहे तो उसे चांद दिखाओ, जब कहे कि चांद दिखाना तारा तो उसे आसमान दिखाओ। इसी में उलझाए रखो। चांद तारा रणनीति की खोज मैंने की है, लेकिन आप अपने नाम से पेटेंट करा सकते हैं। इसके तहत कुछ ना कुछ दिखाते रहो ताकि लोगों को लगे कि दिख रहा है। पहले की रणनीति जो उलझ गई थी, उसके लिए राज्यों पर दोष डालकर एक सही नीति का ऐलान किया गया, जो पहले दिन से ही होनी चाहिए थी। अपनी ही गलती ठीक करने का महोत्सव मन सकता है। यह काफी प्रेरक बात है। आरंभ से ही पूरी दुनिया में टीका अभियान मुफ्त चल रहा है। भारत में 6 महीने लग गए मुफ्त अभियान पर आते आते, जबकि पिछले साल बिहार चुनाव में बिहार के लिए मुफ्त टीका देने का वादा किया गया था। तब भी कांग्रेस ने सवाल किया था कि पूरे देश को टीका मुफ्त मिले।
टीका अभियान में हुई देरी का नतीजा आपने मार्च और अप्रैल के महीने में देखा है। कितने लाख लोग मर गए। आज आप जो यह दृश्य देख रहे हैं, यह लेट एंट्री के जश्न का दृश्य है। आमतौर पर स्कूल में लेट आने वाला छात्र साइकिल स्टैंड में धीरे से साइकिल लगाता है, फिर दबे कदमों से गलियारे में चलता हुआ क्लास की तरफ बढ़ता है कि कहीं प्रधानाध्यापक की नजर ना पड़ जाए। लेकिन यहां 6 महीने की देरी से शुरू होने वाले मुफ्त टीका अभियान में लेट आने वाले मंत्रियों को लेट फाइन का कोई डर नहीं है, क्योंकि इस अभियान के लेट होने के कारण फाइन किसी और ने दी है, अपनी जान गंवाकर। लेट फाइन देने की जगह लेट आकर एब्सोल्युटली फाइन दिखने की मानसिकता का यह शानदार उदाहरण है। हमारे देश में पुण्य की महिमा है तो पाप से मुक्ति का भी उपाय है। उसी तरह पहले आओ पहले पाओ है तो देर आयत दुरुस्त आयत भी है। आप जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे कि पुण्य करना सही है कि पाप करना सही है। दुनिया के लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि इंडिया मुफ्त टीका अभियान इतना लेट शुरू कर रहा है, लेकिन सेलिब्रेट क्यों कर रहा है। जिस तरह से 21 जून टीका अभियान की असफलताओं से घिरी सरकार के लिए एक नया प्रस्थान बिंदु बनकर आया है, जिसके बाद से सरकार लोगों से नजर मिला सकेगी कि अब सब ठीक है, आगे भी ठीक होगा। उसी तरह से आज का दिन रामदेव के लिए भी एक नया प्रस्थान बिंदु बना है। आज के दिन को गौर से देखिएगा। 1 महीना पहले यही सरकार आपके सवालों से घिरी थी कि बेड नहीं है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवा नहीं है। आज आप इस सरकार के महोत्सव नुमा अभियानों से घिरे हुए हैं। 1 महीना पहले यही सरकार नजर नहीं आ रही थी, अब आपको चारों तरफ सरकार ही सरकार नजर आ रही है। हर दूसरे तीसरे पन्ने पर मुफ्त टीका अभियान का विज्ञापन है। कई लोग इस अभियान के बहाने अपने ब्रांड इमेज को ठीक कर रहे हैं। आइडिया और खर्चा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का है, लेकिन रीलॉन्च रामदेव का भी। विज्ञान और टीका का मजाक उड़ाने और डॉक्टरों को अनाप शनाप कहने के कारण रामदेव विलन बन गए। डॉक्टरों ने FIR कर दी, लेकिन रामदेव ने योग दिवस के बहाने फिर से कमबैक कर लिया है। कोरोनिल बनाने वाले वैज्ञानिक रामदेव को भारत सरकार ने उनकी दवा को ICMR की गाइडलाइन में जगह नहीं दी है। कोरोनिल दवा के खोजक रामदेव को वैज्ञानिक की मान्यता भी नहीं दी है। डॉक्टरों की संस्था IMA ने उन्हें ललकार दिया, लेकिन आज रामदेव ने वापस अपनी स्पेस ले ली है। आज उन्हें कोई नहीं ललकार सका। जिन चैनलों पर उन्हें अपने बारे में अनाप शनाप सुनने को मिला, उन चैनलों से भी विज्ञापन वापस नहीं लिया, और जिन चैनलों को विज्ञापन नहीं दिया, वहां भी रामदेव के योग के वीडियो और उनके इंटरव्यू चलते रहे। इसे कहते हैं हेडलाइन में लेटरल एंट्री। मतलब हेडलाइन तो प्रधानमंत्री के अभियान के लिए आरक्षित थी, लेकिन रामदेव ने ऊपर से आकर अपने लिए भी जगह बना ली। बाकी रामदेव के कारण कई योग गुरु आज फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के शिकार रहे कि उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है, उनके वीडियो को कोई नहीं दिखा रहा है। क्या रामदेव ही एकमात्र योग गुरु हैं? Too late to ask such questions now. The space is fully occupied and bought out. इंटरनेशनल योगा डे पर कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं और फोटो शो करा करके चले जाते हैं। योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनेगा, चाहे सूर्य नमस्कार करें, चाहे आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, शुरुआत करें। और जब शुरुआत करेंगे तो कोरोना की चाहे तीसरी लहर आए या 5वीं 7वीं लहर आए, बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सब अपने आप को बचा सकेंगे, क्योंकि योग में प्राण को ब्रह्म कहा है। इससे पहले कि आज आप तरह तरह के टीका संबंधित दावों और संख्या में उलझकर रह जाएं, यहां बताना समीचीन होगा कि 2 जनवरी को ऐलान हुआ था कि 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर को सबसे पहले टीका दिया जाएगा। 6 महीना बीत जाने के बाद 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर का टीका पूरा नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय का ही कहना है कि 1 करोड़ 60 लाख हेल्थ वर्कर को ही टीका दिया गया है। यानी हम हेल्थ वर्कर को भी पूरी तरह से टीकाकृत नहीं कर पाए हैं। उम्मीद है आज सारे हेल्थ वर्कर कवर हो गए होंगे। हमने आर वर्ल्ड इन डेटा की साइट पर जाकर देखा तो पता चला कि दोनों डोज देने के मामले में भारत का रैंक और नीचे चला गया है। पहले 101 था, अब 116 पर आ गया है। चाहे तो सरकार से आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि कितने लोगों ने पैसे देकर टीका लगाए और इन सभी लोगों ने अपनी जेब से टीका खरीदने में कुल कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए। सरकार को बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बता रही है। इस तरह आप जानते हैं कि यह टीका अभियान पूरी तरह मुफ्त अभियान नहीं है।
25% टीका प्राइवेट मार्केट के लिए है, जहां आज भी 780 से लेकर 1410 रुपए तक के टीके मिल रहे हैं एक डोज के। यानी इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने टीका लगाने पर 3-3 हजार रुपए खर्च किए हैं। ऐसे लोग दुनिया में नहीं हैं, केवल भारत में हैं। उन्हें भी यूनिक होने का जश्न मनाना चाहिए था कि जब सारी दुनिया को मुफ्त में टीका मिल रहा था, हम पैसे लेकर टीका लगवा रहे थे। अगर आपको लगता है कि पैसे देकर टीका लगाने वालों को कोई पूछ नहीं रहा तो गलत है। आप लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो नहीं होना चाहिए। शुक्रवार को ही कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी में भी ऊर्जा नजर आएगी और प्राइवेट सेक्टर के वैक्सीन केंद्रों की संख्या में और भी वृद्धि की जा सकेगी। सिस्टमैटिक फ्लो होगा प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी से वैक्सीन को लेके। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन में बहुत एनर्जी आएगी, ताकत आएगी, और जिस तरह से पहले 9,000, 8,000 वैक्सीन साइट्स थे प्राइवेट सेक्टर में, वो उतने ही रहेंगे, उससे बहुत ज्यादा होंगे क्योंकि बहुत क्षमता है। वीके पॉल ही बता सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को कितना डोज दिया गया और लोगों ने अपनी जेब से कोविड पर कितने हजार करोड़ या 100 करोड़, कोवैक्सीन पर कितने हजार करोड़ या 100 करोड़ खर्च किए हैं। यह भी नोट करें, टीके का रिसर्च पेपर अभी पूरी तरह से जमा नहीं है। जिस टीके का, कोवैक्सीन का, वो 1410 में बिक रहा है और जिसका सारा रिसर्च पेपर पब्लिक में है वो 780 में बिक रहा है। यहां भी 2 रेट हैं। रविवार को मध्य प्रदेश से एक महासूचना आई कि सोमवार को महाअभियान चलेगा और 10 लाख लोगों को टीका दिया जाएगा। कंट्रोल रूम बनेगा, मुख्यमंत्री दतिया में होंगे। तमाम तरह के ताम झाम वाले कार्यक्रमों की सूचनाएं सोमवार को चैनलों के राष्ट्रीय स्पेस में जगह बनाने के लिए बेताब थीं, लेकिन 10 लाख का टारगेट सोमवार को पूरा ना हो गया क्योंकि रविवार को ही आंध्र प्रदेश ने एक अलग अभियान चलाकर 13 लाख से अधिक लोगों को एक दिन में टीका दे दिया। आंध्र के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी ने मेगा वैक्सीन ड्राइव नाम से अभियान लॉन्च कर दिया। टीका अभियान में पिछड़ रहे असम ने एनहांस्ड कोविड वैक्सीनेशन नाम से नया अभियान लॉन्च किया है, जिससे अगले 10 दिनों तक हर दिन 3 लाख टीका दिया जा सकेगा। तो कहीं 3 लाख हेडलाइन है, तो कहीं 10 लाख, तो कहीं 13 लाख हेडलाइन। जो टीका अभियान छवि खराब कर रहा था, वही अब नए सिरे से जनसंपर्क और छवि बनाने का जरिया बन गया है। दुनिया के कई प्रमुख देशों में टीके पर किसी प्रधानमंत्री या गवर्नर की तस्वीर नहीं है। जब प्रधानमंत्री ने अपनी तस्वीर लगाई है भारत में, तो मुख्यमंत्रियों को भी आइडिया आना ही था कि इस अभियान में उनकी भी तस्वीर होनी ही चाहिए। इसकी प्लानिंग बहुत दिनों से नहीं हो रही थी। बृहस्पतिवार के दिन उनके पास 9 लाख वैक्सीन के डोसेस थे और समझा ये जा रहा था कि रविवार को 10 लाख का टारगेट लगाया जाएगा, लेकिन शनिवार को जब 5 लाख डोसेस और पहुंचे तब उन्होंने अपना टारगेट बढ़ाकर बना दिया 14 लाख डोसेस का। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि आंध्र प्रदेश ने अब दिखा दिया है कि अगर वैक्सीन की सप्लाई उनके पास होती है तो वो क्या कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की कहानी इस तरह है, उन्होंने ये पूरा अचीव किया इसलिए कि उनका जो हेल्थ केयर नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है और उसके अलावा उनके पास एक विलेज वॉलंटियर्स की एक बहुत बड़ी आर्मी ही समझिए वो है। हेल्थ केयर वर्कर्स इसलिए कि ये पूरा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ वो 4,600 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स थे जिसमें उन्होंने कुछ हेल्थ वर्कर्स को लगाए और आशा वर्कर्स थे, एएनएम्स थे, ये सब काम पर लगे हुए थे। तो मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख एक दिन में टीके लगाए गए हैं। इंदौर जो आर्थिक राजधानी और सबसे ज़्यादा प्रभावित रही है, वहाँ लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों को एक दिन में टीका लगा है और भोपाल में भी लगभग 1.5 लाख के आसपास ये आंकड़ा गया है। कुछ दिनों पहले हमने ये भी खबर दिखाई थी कि जो शहरी बहुल ज़िले हैं जैसे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ तो टीकाकरण की रफ्तार बहुत तेज़ है, लेकिन जो ग्रामीण और आदिवासी बहुल ज़िले हैं जैसे अलीराजपुर है, झाबुआ है, श्योपुर है या फिर आगर मालवा है, इन ज़िलों में टीकाकरण की रफ्तार अपेक्षाकृत बहुत धीमी चल रही थी। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि इन ज़िलों में जो आज का आंकड़ा है वो क्या रहा है। बहुत व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई थी, लगभग 35,000 सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों का एक पूरा अमला लगा हुआ था। 5 सदस्यीय वैक्सीनेशन की टीम थी और वो लगातार इस बात में लगे हुए थे। मुख्यमंत्री भी सीधे आने के बाद सारे CMHO से संपर्क में हैं कि किन जगहों पर क्या दिक्कतें आई हैं, क्योंकि लगभग अभी ये हफ्ते भर ये चलेगा टीकाकरण, जो महाटीकाकरण अभियान है।
आप इस कहानी को कैसे समझेंगे कि आंध्र प्रदेश एक दिन में 13 लाख टीके लगाता है, मध्य प्रदेश 10 लाख टीके लगाने का दावा करता है और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश का कहना है कि उसका लक्ष्य है कि आज से हर दिन 6 लाख टीके लगाए जाएं। हमारे सहयोगी आलोक पांडे बता रहे हैं कि 23 करोड़ की आबादी के लिए यह टारगेट बहुत कम है, उसे डबल करना होगा। 6 लाख प्रतिदिन काफी नहीं है। अभी भी यूपी में आबादी का 2% भी दोनों डोज नहीं ले सका है। हम इस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर का जो रास्ता है उसके सामने हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे पोस्टर यूपी की वैक्सीनेशन ड्राइव को लेके यहाँ लगाए हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों के चेहरे आप देख सकते हैं। और यूपी सरकार का ये कहना है कि आज से 6 लाख वैक्सीनेशन वो डेली करेंगे, लेकिन शायद सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो टारगेट है ये कैसे अचीव होगा। बाहरी लखनऊ के सरकारी अस्पताल में पहले घंटे में बस एक बुजुर्ग महिला टीका लेने के लिए आई। यूपी की 23 करोड़ की आबादी में 10.9% लोगों ने कम से कम टीके की एक डोज ले ली है, लेकिन 2% से भी कम को दोनों डोज लगी हैं। जून में यूपी में रोज 3.5 लाख लोगों को टीका लगता रहा, यानी 6 लाख टीके रोज लगाने के लिए रफ्तार लगभग दुगनी करनी होगी। अगर इससे हल्का बुखार आ सकता है तो कोई दिक्कत होगी तो बुखार की दवा ले लीजिएगा। मैम औसतन कितने लोग आपके यहाँ आ रहे होंगे? कभी 50 आ जाते हैं, कभी 60, कभी 30, जैसा मतलब कभी कोई मौसम खराब होता है तो 30 से 20 आते हैं। अच्छा। नहीं मौसम अच्छा रहता है 50-60 भी आ जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है मैम कि पूरे 100 के 100 आ गए हों जैसे एक दिन में? 100 भी आते हैं। 100 भी कभी जी जी सर 100 भी हो जाते हैं, कभी कभी 102, 5, 10 भी हो जाए। अच्छा। अरे ये देखिए मुख्यमंत्री भी लगवा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी लगवा रहे हैं। यूपी की दूसरी बड़ी चुनौती है टीके को लेकर हिचक, खासकर राज्य के ग्रामीण इलाकों में। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के गांव का नजारा है। ये गांव बनारस से बस 50 किलोमीटर दूर है। हम बोल रहे हैं कि सरकार आपको राशन बंद कर देगा, ये मतलब सारी चीजें कर देगा। कह रहे हैं कि ठीक है कर देने दो, और कुछ लोग तो इतना वो करने लगे, पैर तक पकड़ने लग रहे हैं कि मैडम हमें नहीं लगवाना है, आप चली जाइए। वैसे हापुड़ में कुछ उम्मीद पैदा करने वाले लक्षण दिखे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस जिले में बहुत सारे अस्पतालों में सुबह से ही लंबी कतारें रहीं। हालांकि यूपी में कोविड टीकाकरण की चुनौती अब भी काफी बड़ी है। हापुड़ से मोहम्मद अदनान और चंदौली से संतोष के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि 21 जून का अभियान लॉन्च होने के बाद भी दिल्ली को जरूरत के हिसाब से टीका नहीं दिया गया है। आज 21 जून है, मैंने पता किया कि 21 जून से आगे अभी जून के महीने में एक भी वैक्सीन नहीं आ रही है फ्री। ऊपर से जुलाई के महीने के लिए मैंने पता किया कि जुलाई के महीने में क्या कमिटमेंट दे रही है सरकार। तो जुलाई के महीने में दिल्ली के लिए केवल 15 लाख वैक्सीन दी जा रही है फ्री में। तो 15 लाख वैक्सीन में कैसे काम चलेगा? मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि जिसे आप दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान कहते हैं, वो दुनिया का सबसे बड़ा हो ना हो, सबसे लंबा जरूर हो गया है और सबसे ज्यादा मिसमैनेज्ड है, सबसे ज्यादा डिरेल्ड है, सबसे ज्यादा मेस्डअप है। अब मैं कहना चाहता हूं, अगर 2,94,00,000 वैक्सीन चाहिए थी दिल्ली को, मुख्यमंत्री जी ने कहा था हमें उपलब्ध करा दीजिए, हम 3 महीने में पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कराएंगे। आपने कुल मिला के अभी तक 57 लाख वैक्सीन दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ राज्य 10 दिनों का कोटा आज ही लगा दे रहे हैं ताकि उनका महाअभियान मोटी हेडलाइन बन सके? 2011 में 2 दिन में 17 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो का टीका लगा था। रोटरी इंटरनेशनल, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार ने मिलकर उसे अंजाम दिया था। तब इस तरह का तामझाम नहीं हुआ था। क्या आज 17 करोड़ टीका लगाने का रिकॉर्ड टूट सका? 5 अप्रैल को जब कोई टीका अभियान नहीं था, उस दिन एक दिन में 43 लाख से अधिक टीके लगे थे। क्या आज की उपलब्धि बहुत बड़ी है? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दोपहर के वक्त ट्वीट करते हैं कि रिकॉर्ड बन गया, एक दिन में 47 लाख डोज लग चुके हैं अभी तक।
भारत ने आज टीकाकरण के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रात 8 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 78 लाख से भी ज़्यादा लोगों को आज टीका लगाया गया और ये एक तरह से विश्व रिकॉर्ड भी है, क्योंकि जो दूसरा देश इकलौता जो इतनी भारी मात्रा में एक दिन में लोगों को टीका लगा पाता है तो वो चीन है, जहाँ पर रोज़ तकरीबन 1.5 करोड़ से 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाता है। अगर कुछ राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश जैसा जो राज्य है, जो आम दिनों में 3 से 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगाता है, उन्होंने आज 14 लाख लोगों का टीकाकरण किया। उत्तर प्रदेश जो कि 3.5 लाख लोगों का टीकाकरण करता है किसी आम दिन पर, उन्होंने आज 6 लाख का टारगेट सेट किया और उसे अचीव भी किया। तो ये बड़े राज्यों की बात है। असम जैसे राज्य की बात करें जो 1 से 2 लाख लोगों को टीका लगाता है, उसने आज 3 लाख लोगों को टीका लगाया। पर साथ ही कुछ सवाल पूछना भी महत्वपूर्ण है इस समय। एक सवाल ये कि क्या इस गति को भारत सरकार जारी रख पाएगी, क्योंकि उसने ये वादा किया है लोगों से कि इस साल के अंत तक सारी अडल्ट पॉपुलेशन जो करीब 108 करोड़ के आसपास है उसका टीकाकरण हो जाएगा। तो उसके लिए तकरीबन रोज़मर्रा में 98 लाख से 1 करोड़ के बीच लोगों को टीका लगाना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में भी इसी गति को बनाकर रखना पड़ेगा सरकार को और ये एक दिवसीय मौका बन के ना रह जाए, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। दूसरी चीज़ है कि सप्लाई और स्टॉक क्या वो सफिशिएंट मात्रा में पहुंच पा रहा है राज्यों तक, क्योंकि इन आंकड़ों को जब हम देखते हैं तो हमें नहीं पता कितने लोगों ने अपनी वैक्सीन के लिए पैसा दिया है या कितने लोगों को वो मुफ्त में मिली। तो सरकारी केंद्र जो हैं वहाँ पर क्या सप्लाईज सही मात्रा में पहुँच रही हैं या नहीं, क्योंकि आज दिल्ली सरकार ने ये कहा कि उनके पास कोविशील्ड का कई दिनों का स्टॉक है बट कोवैक्सीन का नहीं है। कई लोग अपनी सेकेंड डोज का इंतजार कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि टीका अभियान सफल नहीं रहा तो वो कहेंगे आज योग दिवस था। फिर आप कहेंगे कि योग दिवस में जनता की कम भागीदारी थी, सरकारी लोगों की तस्वीरें ज्यादा थीं, तो वो कहेंगे योग के बहाने टीका को प्रमोट किया जा रहा था। वही चांद तारा दिखाओ रणनीति। कोविड के सारे फैसले आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के प्रावधानों के तहत लिए जाते रहे, तो सरकार अनुग्रह राशि और पुनर्वास की बात क्यों नहीं करती, जो कि इसी कानून का एक प्रावधान है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के क्लॉज 12 में यह नहीं लिखा है। ठीक बात है कि कितना पैसा देना है, लेकिन देना है यह तो लिखा है। सरकार ने तो पूरी तरह से हाथ खड़े कर लिए। सरकार ने कहा कि मृतक के परिजन को 4 लाख नहीं देंगे, लेकिन यह भी नहीं कहा कि कितना देंगे। तो क्या सरकार कुछ भी मुआवजा नहीं देगी? आपदा एक्ट के अनुसार शिविरों में खाना, पानी, इलाज, सफाई की व्यवस्था करनी है। विधवाओं और अनाथों के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। मरने पर सहायता राशि देनी होगी। टूटे घरों के लिए मुआवजा देना होगा। जीवन यापन के साधनों को बहाल करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में गौरव बंसल ने याचिका दायर की थी कि कोविड से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। केंद्र सरकार ने कह दिया कि वह 4 लाख रुपया नहीं दे सकती है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। कोविड के प्रसार और प्रभाव के कारण प्राकृतिक आपदाओं के लिए मुआवजे को लागू करना उचित नहीं होगा। इसे कोरोना महामारी पर लागू नहीं किया जा सकता है। सभी कोविड पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। केंद्र और राज्य पहले ही टैक्स राजस्व में कमी, स्वास्थ्य खर्चे में वृद्धि के कारण गंभीर वित्तीय दबाव में है। अनुग्रह राशि देने के लिए संसाधनों का उपयोग महामारी के खिलाफ कार्यवाही और स्वास्थ्य व्यय को प्रभावित कर सकता है। ये अच्छा करने के बजाय नुकसान का कारण बन सकता है। कुछ राज्यों ने अपनी तरफ से मौत के लिए मुआवजे की घोषणा की है, लेकिन यह आपदा राहत कोष से नहीं है। आकस्मिक निधि और मुख्यमंत्री राहत कोष आदि से दी जा रही है। सरकार कहती है पैसा है, लेकिन फोकस स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। पिछले 1 साल में अगर फोकस होता तो क्या यह हालत होती कि लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहे होते, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में मर रहे होते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा कि क्या कुछ ऐसा फैसला हुआ है कि किसी को कुछ भी मुआवजा नहीं देना है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। क्या सरकार को अब तक नहीं बताना चाहिए कि किसी को मुआवजा देंगे या देंगे ही नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ राज्य मुआवजा दे रहे हैं और कुछ नहीं, तो बाकी को बुरा लग सकता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि केंद्र को एक योजना बनानी होगी। क्या आर्थिक तंगी संवैधानिक दायित्व को रोक सकती है? हमने ये बहस करी है कि ऐसी फैमिली जिनके कमाने वाले
कोविड के कारण डेथ हुई हैं, उन फैमिलीज को 4-4 लाख रुपए मिलने चाहिए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके और दोबारा से उसी स्तर पे आ सके जिस स्तर पे वो पहले थे। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की काफी लंबी बहस हुई है। सरकार ने अपना पक्ष रखा है, हमने अपना पक्ष रखा है, जहां पर हमने बताया कि क्यों नेसेसरी है। सरकार का कहना है कि ये हम इसलिए नहीं देना चाहते जिससे कि कोविड के प्रिपरेशंस में दिक्कत ना आए। हमारा ये कहना है कि कोविड के प्रिपरेशंस के साथ साथ ऐसे परिवारों की देखरेख भी सरकार का जिम्मा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए सारे आर्ग्यूमेंट्स हमारे द्वारा रखे गए हैं, जहां पर कि हमने मांग करी है कि इसकी बहुत सख्त आवश्यकता है कि ऐसी फैमिलीज को सोशल सिक्योरिटी मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, क्योंकि कई लाख परिवार ऐसे हैं जिनका कि ब्रेड अर्नर जो था, जो कमाने वाला था, वो आज के टाइम पे कोविड के कारण यहाँ देश उनका स्वर्गवास हो गया है। तो ऐसे में ऐसी स्थिति में इन लोगों के जो ऐसी फैमिलीज है उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि वो क्या करें। तो यही चीज हमने सुप्रीम कोर्ट में रखी। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार की दलीलें और हमारी दलीलें सुनी और दोनों की दलीलों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व कर लिया है। इस बहस के दौरान गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि 12 नोटिफाइड आपदाओं में अनुग्रह राशि दी जाती है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से। अगर ये सभी को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे तो आपदा प्रबंधन का सारा पैसा इसी में खर्च हो जाएगा। उधर बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि कोविड से मौत के बाद परिजनों को 4 लाख रुपए मिलेंगे। दिल्ली सरकार ने कोविड से मरने वाले मृतकों के परिजनों को 50,000 की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि कोविड से मरने वाले लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। कर्नाटक ने कहा कि जिन परिवारों में कोविड से मौत हुई है और अगर वह परिवार गरीबी रेखा से नीचे बसर करता है तो उसे 1 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। ऑक्सीजन की कमी से कई लोग मरे। दिल्ली सरकार ने कहा कि एक पैनल बनाते हैं जो ऐसे मौत की जांच करेगी और बात सही साबित हुई तो परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब यह मामला केंद्र बनाम राज्य में बदल चुका है। सरप्राइजिंगली बड़ा आश्चर्य और दुख हो रहा है कि केंद्र सरकार ने यह कमेटी खारिज कर दी है। दिल्ली सरकार दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई डेथ पे मुआवजा देने के लिए, उसकी जांच करने के लिए कि अगर कोई है तो ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी बनाती है कि ऑक्सीजन का ऑडिट हो, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन डेथ ऑडिट हो। लेकिन केंद्र सरकार उस कमेटी को खारिज कर देती है। हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें केंद्र सरकार को क्या प्रॉब्लम है। और ये कमेटी तो कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद बनाई गई थी। कोर्ट के भी निर्देश थे इस बारे में कि इस तरह की इंटरवेंशन होनी चाहिए। याचिकाकर्ता का सवाल है कि सरकार ने डॉक्टर को बीमा दिया है लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ को नहीं दिया। डॉक्टरों में भी सभी को एक समान मेहनताना नहीं है। कहां तो उन्हें कोविड योद्धा कहा गया, सभी को पता चला कि सब अलग अलग रेट पर युद्ध लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून, चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर और राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के 340 मेडिकल इंटर्न हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि केंद्र सरकार अपने इंटर्न को 23,500 रुपये देती है लेकिन राज्य सरकार 7,500 रुपये, एक दिन का 250 रुपये, न्यूनतम मजदूरी से भी कम। कई दिनों से MBBS पास किए हुए ये इंटर्न अपना स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह के आंदोलन दूसरे राज्यों में भी हुए हैं। हम लोग ये धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार द्वारा हमें 7,500 रुपये का स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जो पूरे भारतवर्ष में न्यूनतम है। एक दिन में हमें 250 रुपये मिल रहे हैं, जो एक दैनिक मजदूर की मजदूरी से भी कम है। 1.5 महीने से लगातार प्रशासन द्वारा पत्र भेजे जाने पर भी प्रशासन हमारी मांगों को जो है सकारात्मक रुख नहीं दिखा रहा है। और आज हमारे धरना प्रदर्शन का 6ठा दिन है और आज से हम पूर्ण कार्य बहिष्कार पर हैं। और कॉलेज प्रशासन द्वारा हमें धरना प्रदर्शन हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि हमें वापस काम पे लौटने का दबाव बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने शमशान में काम करने वाले, पुलिस में काम करने वाले तमाम फ्रंटलाइन वर्कर को मुआवजा देने की मांग की है। कर्नाटक में भी कोविड से मरने वाली आशा वर्करों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। महाराष्ट्र में आशा वर्करों का संगठन हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि उन्हें 2-3 घंटे काम करने के लिए 5,000 रुपये महीने के मिलते थे। महामारी के वक्त आशा वर्करों ने 8 से 9 घंटे काम किए हैं, इसलिए उन्हें 18,000 रुपये मिलने चाहिए। आज टीका अभियान को लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के दावे हो रहे हैं। 100 रुपया लीटर पेट्रोल मिल रहा है, इसे कौन से रिकॉर्ड में शामिल किया जाए? हुजूर, ब्रेक ले लेते हैं।
GAPA यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून बिना किसी जवाबदेही के किसी को कई साल तक जेल में सड़ाने का जरिया बन गया है। अगरतला के 41 साल के हबीब मियां को बेंगलुरु की NIA कोर्ट ने आतंकवादियों की मदद के आरोप से बरी कर दिया है। हबीब मियां को बिना ट्रायल के 4 साल तक जेल में रखा गया। उन पर 2005 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पुलिस ने हमले के 11 साल बाद गिरफ्तार किया था। हबीब मियां की ही तरह 27 ऐसे आरोपी अभी भी कर्नाटक की जेलों में बंद हैं, जिन्हें 2013 में बेंगलुरु में बीजेपी दफ्तर के बाहर हुए धमाके के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और अब तक इनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। 4 साल में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। अगरतला की एक मोटर गैराज में मैकेनिक थे हबीब मियां। 4 साल बाद जेल से छूटे हैं। अदालत ने माना है कि वो आतंकवादी नहीं थे, लेकिन इस खुशी पर यह गम भारी है कि उनकी गिरफ्तारी के सदमे से पिता की मौत हो गई। 4 साल मेरा टाइम बर्बाद हुआ। इसके बाद मेरे को अभी छोरा है और 4 साल में मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ। कुछ भी जेल का हालात, मेरा फादर, ये सुन के मेरा फादर का भी डेथ हो गया। बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान पर 28 दिसंबर 2005 को 2 आतंकवादियों ने हमला किया, ग्रेनेड फेंके और AK-56 से गोलियां चलाई। यहां हो रहे सेमिनार में हिस्सा लेने आए दिल्ली के IIT के एक प्रोफेसर की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी सलाउद्दीन और गोली चलाने वाला हमजा पाकिस्तान भाग गया। हबीब मियां पर इन दोनों को पाकिस्तान भागने में मदद के आरोप में गिरफ्तार कर ट्रायल के बगैर 4 साल जेल में रखा गया। सलाउद्दीन बाद में लखनऊ में गिरफ्तार हुआ और इकबालिया बयान में उसने हबीब मियां का नाम लिया। इसी बुनियाद पर पुलिस ने हबीब मियां को गिरफ्तार किया था। ये से हबीब मियां को आपने 4 साल देखा है। बेंगलोर में ऐसे बहुत सारे केस हैं, 8 साल हो गए, चार्ज भी होते नहीं है केस, और 20-20, 10-12 साल ट्रायल चलते हैं और कुछ भी होता नहीं है। हबीब मियां के खिलाफ जो चार्जशीट थी उसमें एक भी ऐसा कोई विटनेस भी नहीं था, कोई भी ऐसा एविडेंस भी नहीं था जिसमें ना ही हबीब मियां के को गिल्ट पॉइंट आउट हो सके और कोर्ट उसको ट्रायल के लिए प्रेस कर सके केस को। मामला सिर्फ यहां हुए हमले के सिलसिले में गिरफ्तार एक शख्स की रिहाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश में आपको कई ऐसे मामले मिल जाएंगे जहां UAPA के तहत गिरफ्तार आरोपियों को सलाखों के पीछे बगैर किसी ट्रायल के कई सालों से रखा जा रहा है, जो कि देश की न्यायिक व्यवस्था के सिद्धांतों के खिलाफ है, जहां कहा जाता है कि किसी को अगर न्याय देने में देर की गई तो इसे माना जाना चाहिए कि उसके साथ अन्याय किया गया है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।